नमस्ते बच्चों, मैं संगीता पांचाल, सहायक आचार्य भूगोल विभाग। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है उद्योगों की अवस्थिति से संबंधित वेबर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत। चूँकि पूर्व वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि वेबर द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत हैं उसमें उद्योगों की स्थापना के जो प्रमुख तत्व हैं वह कौन कौन से, जैसे प्रादेशिक कारक, स्थानीय कारक। प्रादेशिक कारक में दो तरह के कारक बताए थे उन्होंने। पहला है परिवहन लागत से संबंधित कारक और दूसरा है श्रम लागत से संबंधित कारक। परिवहन लागत से संबंधित कारक पर हम विस्तृत चर्चा पूर्व वीडियो में कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे श्रम लागत पर, क्योंकि उन्होंने बताया कि विभिन्न क्षेत्रों में श्रम लागत अलग अलग होती है, विभिन्न होती हैं या असमान होती है। यदि श्रम लागत किसी उद्योग की कुल लागत में महत्वपूर्ण है तो ऐसे उद्योगों का स्थानीयकरण सस्ते श्रम केंद्रों के निकट ही होगा। वेबर ने आगे जो श्रम लागत से संबंधित जो प्रमुख कारक हैं वो दो तरह के कारक बताए हैं। एक तो है श्रम लागत निर्देशांक और दूसरा है स्थानीयकरण भार। श्रम लागत निर्देशांक जो है वह है निर्मित माल के कुल खर्च में श्रम लागत के अनुपात को ही श्रम लागत निर्देशांक कहते हैं। दूसरा है स्थानीयकरण भार। उत्पादन की जो संपूर्ण प्रक्रिया है उसमें यातायात किए जाने वाले कुल भार को स्थानीयकरण भार के नाम से जाना जाता है। इस तरह से वेबर ने एक श्रम गुणक शब्दावली का भी उपयोग किया। श्रम गुणक जो है वह उद्योगों के यातायात स्थानीयकरण से श्रम स्थानीयकरण की ओर होने वाला जो विचलन है वही श्रम गुणक के नाम से जाना जाता है। अर्थात श्रम गुणक वह अनुपात है जो एक ओर श्रम लागत तथा दूसरी ओर स्थानीयकरण भार के मध्य होता है। यदि श्रम गुणक अधिक है तो ऐसी स्थिति में श्रम स्थानीयकरण को प्रोत्साहित करेगा। यदि श्रम गुणक कम है तो पदार्थ सूचकांक अधिक हैं तो ऐसी दशा में यातायात स्थानीयकरण अधिक प्रबल होगा। इसी तरह से वेबर ने आइसोडोपेन पर भी विस्तृत चर्चा की है। आइसोडोपेन वह रेखाएं होती हैं जो कि समान परिवहन लागत वाले बिंदुओं को मिलाती हैं। वेबर ने अपने सिद्धांत में कुछ पूर्व परिकल्पनाएं अर्थात मान्यताओं का सहारा लिया है जो इस प्रकार है। पहली जो मान्यता है वह है कि जो उद्योग की स्थापना होनी है वह क्षेत्र ऐसा है, वह देश अर्थात जिस देश में हमें कारखाने की स्थापना करनी है वह एक स्वतंत्र इकाई है। अर्थात वहाँ एक सी जलवायु है, एक जैसी तकनीकी व्यवस्था है, एक जैसी जाति संस्कृति है, राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी एक जैसी हैं। दूसरी जो मान्यता है उन्होंने यह बताई कि जो कच्चे सामग्री के स्रोत मालूम है उनकी स्थिति का भी पूरा ज्ञान है। तीसरी कल्पना में उन्होंने बताया कि बाजार के स्थान अर्थात उपभोग के स्थान भी पूर्ण रूपे ज्ञात हैं। बाजार एक दूसरे से पृथक बिंदु के रूप में स्थित हैं। चौथी जो कल्पना उन्होंने की है वह यह है कि जो श्रम है वह निश्चित प्रदेशों में ही उपलब्ध हैं। ऐसे कई स्थान मिलते हैं जहां श्रम निश्चित पूर्व निर्धारित मजदूरी पर जितनी संख्या में चाहे उपलब्ध हैं। पांचवी परिकल्पना में उन्होंने यह कल्पना की कि प्राकृतिक संसाधन है जैसे कि जल है आदि सर्वत्र सुलभ है, तो कुछ संसाधन है जैसे कि कोयला, लोहा आदि जो कुछ सीमित क्षेत्रों में ही उपलब्ध हैं। जो छठी व अंतिम जो मान्यता है, कल्पना है, वह यह है कि परिवहन लागत जो है वह दूरी व भार के अनुपात में बढ़ती है। इस तरह से अपने स्थापित मान्यताओं के सहारे उन्होंने औद्योगिक अवस्थिति का जो सिद्धांत दिया उसमें उन्होंने चर्चा की कि उद्योग की प्रकृति तथा उनमें होने वाले उत्पादन के अनुसार उनकी आवश्यकता अलग अलग प्रकार की होती है। उद्योगों में जो कच्चे माल का उपयोग होता है उसकी संख्या एक या एक से अधिक हो सकती है, जिसका प्रभाव हम उद्योगों की अवस्थिति पर भी पड़ता है। अतः विभिन्न स्थितियों में उद्योगों की अवस्थिति भी भिन्न भिन्न होगी। सबसे पहले उन्होंने जो उद्योगों की अवस्थिति से संबंधित जो बिंदु बताया वह यह है, पहला बिंदु, कि यदि बाजार एक है और कच्चा माल प्राप्ति का स्थान एक है तो ऐसी दशा में उद्योग की स्थापना कहाँ पर होगी। जैसे कि एक बाजार व एक
एक ही बाजार है, वह एक ही कच्चा माल प्राप्ति का स्थान है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो परिवहन वक्र रेखा है, परिवहन लागत वक्र रेखा है, अ से लेकर ब तक, अ जो है वहाँ पर अ बिंदु पर बाजार स्थित है और ब बिंदु पर कच्चा माल प्राप्ति का स्थान है। तो ऐसी स्थिति में उद्योग की स्थापना कहाँ पर होगी, इसके लिए भी उन्होंने कुछ मान्यताएं बताई। जैसे कि यदि कच्ची सामग्री है वो सर्वत्र सुलभ है तो उद्योग की स्थापना बाजार में होगी, जैसे कि बर्फ का कारखाना। दूसरी जो स्थिति उन्होंने बताई, यदि कच्ची सामग्री शुद्ध व स्थानीय है तो कच्ची सामग्री के स्रोत या बाजार अथवा कच्ची सामग्री की स्रोत अर्थात बाजार के दोनों बिंदुओं के बीच पर कहीं पर भी उद्योग की स्थापना की जा सकती है। चौथी स्थिति में उन्होंने बताया कि यदि शुद्ध पदार्थ सर्वत्र सुलभ है, शुद्ध पदार्थ एवं सर्वत्र सुलभ पदार्थ दोनों का उपयोग होता है यदि किसी उद्योग में, तो ऐसी स्थिति में उद्योग की स्थापना बाजार बिंदु पर होगी। और चौथी जो स्थिति है वह यह बताई कि यदि मिश्रित पदार्थ का उपयोग होता है किसी उद्योग में तो उद्योग की स्थापना कच्ची सामग्री के स्थान पर ही होगी, के स्रोत पर ही होगी, जैसे कि चीनी की मिल और लुगदी उद्योग। दूसरी जो स्थिति उन्होंने बताई वो है 2 कच्ची सामग्री के स्रोत तथा एक बाजार बिंदु। यहाँ हम देख सकते हैं इस ट्रायंगल में एक तरफ ईंधन है, दूसरी तरफ जो कच्चा माल है और तीसरी स्थिति में बाजार है। ईंधन और कच्चा माल दोनों ही संसाधन के रूप में किसी उद्योग में यूज हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जिसमें 2 कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है और 2 स्रोतों से प्राप्त होती हैं, किंतु इसकी स्थिति के लिए बाजार बिंदु एक ही है। ऐसी स्थिति में जो बाजार हैं, ऐसी स्थिति में कारखाने की स्थापना अधिकतम मिश्रित भार वाले कच्ची सामग्री के स्रोत पर होगी।